वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र के पेपर 1 के बारे में, जिसमें हम एजुकेशनल असेसमेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पेपर लगा हुआ है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है लेक्चर। बीए फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आप हैं, शिक्षा शास्त्र आपका सब्जेक्ट है यानी एजुकेशन, तो आपको 2 पेपर देने होंगे। पहला पेपर होता है एजुकेशनल असेसमेंट का, और दूसरा पेपर जो आपका होता है वो किसका होता है? दूसरा पेपर आपका होता है भैया शैक्षिक सांख्यिकी का, यानी एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स का। तो दोनों पेपर का मॉडल पेपर ऑलरेडी और महासंग्राम वीडियो में दे चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, क्योंकि वहीं से प्रश्न आने वाले हैं। महासंग्राम वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा और मॉडल पेपर देख लीजिएगा। मैंने सोचा कि आपके लिए एक सेपरेट मॉडल पेपर भी आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग दिया जाए। जैसे आपकी परीक्षा में कितने प्रश्न आते हैं, तो 5 अति लघु उत्तरीय, 5 लघु उत्तरीय करने होते हैं, आपको 8 आते हैं, और 4 दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं, उनमें से केवल 2 करने होते हैं। तो उसी पैटर्न पर मैंने पेपर रखा है, तो आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। नवीनतम मॉडल पेपर है, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन यानी कि एजुकेशनल असेसमेंट, बीए पंचम सेमेस्टर यानी फिफ्थ सेमेस्टर, बीए थर्ड ईयर में अगर आपने शिक्षा शास्त्र लिया है तो आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए चर्चा करते हैं। खंड आ की बात की है तो खंड आ में 5 क्वेश्चंस आपको अति लघु उत्तरीय मिलेंगे। 5 के पाँचों प्रश्न यानी सभी प्रश्न करने होंगे। 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। 2 नंबर का एक प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न है, मापन और मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है? पहला प्रश्न बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। तो मापन क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, और मूल्यांकन क्या होता है ये भी जानते हैं। ठीक है, मापन क्या होता है? मापन की अगर बात की जाए तो मापन क्या होता है, कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार विभिन्न वस्तुओं, अ, निरीक्षणों अथवा घटनाओं को सार्थक एवं संगत रूप में संकेत चिन्ह प्रदान करने की प्रक्रिया होती है मापन। मतलब कि मापन के विभिन्न निरीक्षणों, वस्तुओं और घटनाओं का मात्रात्मक रूप से वर्णन मापन में किया जाता है। ठीक है, यानी मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, स्टीवेंस कहते हैं। थॉर्नडाइक कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु को तनिक भी सत्ता रखती है, किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, तथा कोई भी वस्तु जिसकी किसी भी परिणाम में सत्ता है मापन के लिए योग्य है। कुल मिलाकर के अगर मापन मैं आपको समझाऊं तो मापन माने होता है एक अंकीय प्रणाली है। जैसे कि 1 लीटर आपने दूध मापा, ठीक है, तो वो 1 लीटर दूध है। 1 किलोमीटर आप गए तो 1 किलोमीटर दूरी ये मापन हो गया। ठीक है, मापन की बेसिकली इकाइयाँ होती हैं। तो लेकिन मूल्यांकन जो होता है, मूल्यांकन की अगर बात करें तो मूल्यांकन जो होता है वो खास करके मूल्यांकन की अगर बात करें तो मूल्यांकन जो होता है वो खास करके जैसे शिक्षा में मूल्यांकन करना हुआ, या आपके व्यवहार को मापना हुआ। जैसे चीनी की क्वालिटी क्या है, तो क्वालिटी को मापना एक प्रकार से बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे समझिए। अंतर, अब अंतर पूछा गया तो अंतर के बारे में मैं आपको बता दूं। पहला अंतर ये होता है मापन और मूल्यांकन में, मापन में गणना का कार्य अंकों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अंकों के द्वारा। जबकि मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन का कार्य गुणों का आकलन करके किया जाता है। क्या करते हैं? क्वालिटी का आकलन करते हैं कि भाई कितनी क्वालिटी, जैसे 1 किलो चीनी है तो 1 किलो चीनी है, ये मापन हुआ। लेकिन उतनी ही चीनी का मूल्य कितना है, यानी कि 1 किलो चीनी का मूल्य क्या है? 40 रुपए। तो ये 40 रुपए जो आपने निकाला, या इस इतने चीनी का दाम कितना है? 40 रुपया। 40 रुपए के बराबर इतनी चीनी है, ये इसका मूल्यांकन हुआ, उसकी वैल्यू हुई एक प्रकार से बोले तो। ठीक है, समझे? तो मापन गणना कार्य, मतलब कि मापन में गणना का कार्य अंकों के द्वारा होता है, जबकि मूल्यांकन का कार्य गुणों का आकलन करना होता है। दूसरा अंतर आप लिखेंगे, दूसरा अंतर ये होता है कि मापन में किसी विशेष गुण का ही मापन किया जाता है, जबकि आप मूल्यांकन में देखेंगे तो सभी गुणों का मापन करते हैं। तीसरी बात, मापन की बात करें तो इसके परिणाम वस्तुनिष्ठ होते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्टिव होते हैं, अंकीय होते हैं। मूल्यांकन की बात की तो इसके परिणाम विषयगत होते हैं। ठीक है, जैसा देश वैसा भेष। इसके अलावा मापन की बात करें तो मापन का संबंध केवल व्यक्ति विशेष से होता है, जबकि मूल्यांकन का संबंध की बात करें तो व्यक्ति से और समाज से, दोनों से होता है। इसके अलावा अगर मापन की बात करें तो मापन ऐसे परीक्षणों का प्रयोग करता है अपने अंदर, जिसमें प्राप्त परिव्यय सदैव एक ही रहते हैं। मतलब कि जैसे 1 लीटर दूध होगा तो 1 लीटर हमेशा वही आएगा, 1 लीटर। ठीक है, वो उसका पैमाना फिक्स है, 1 लीटर का पूरा लीटर बना हुआ है। ठीक है, तो वो पैमाना फिक्स है पहले से, ये लीटर बना हुआ है। ठीक है, लेकिन जो एक प्रकार से 1 किलो का बांट है तो ये बांट बना हुआ है, 1 किलो का बांट है तो ये बना हुआ है बांट। ठीक है, तो ये 1 ही किलो रहेगा हमेशा, उसका पैमाना फिक्स होता है। जबकि अगर बात करें जो मूल्यांकन होता है उसमें आत्मगत विधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे साक्षात्कार के द्वारा, निरीक्षण के द्वारा, प्रश्नावली विधि के द्वारा हम किसी व्यक्ति के बारे में जान पाते हैं।
और इसमें परिवर्तन भी देखने को मिलता है। जैसे मान लेते हैं आज हमने आपके व्यवहार को मापा, तो आपका व्यवहार कुछ आज दूसरा था तो मूल्यांकन हो गया व्यवहार का मापन, ठीक है? और कुछ दिन के बाद में आपका व्यवहार दूसरे तरीके से हो जाता है, तो वो मूल्यांकन होता है। जैसे बच्चा कभी पढ़ता है तो कक्षा 1 में उसने कितना नंबर पाया, कक्षा 2 में कितना नंबर पाया, तो वो सब मूल्यांकन होता है इसका, ठीक है? तो मूल्यांकन परिवर्तन होता रहता था। मूल्यांकन सीखने के साथ-साथ निरंतर चलने वाली उस व्यापक प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें शिक्षा के मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक इन सभी विकास को ध्यान में रख कर के उसमें जो परिवर्तन आता है उसी परिवर्तन को मापने की प्रक्रिया होती है मूल्यांकन, ठीक है? तो मूल्यांकन में गुण, महत्व और प्रभावशीलता जो है ये सभी देखने को मिलती हैं। तो ये मापन और मूल्यांकन में कुछ अंतर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे उपलब्धि परीक्षण की प्रक्रिया मतलब उपलब्धि परीक्षण की परिभाषा दीजिए। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है इसके बारे में बताएं फटाफट से। उपलब्धि परीक्षण की परिभाषा दीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है? फ्रीमैन एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो किसी विशेष अथवा पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ और कुशलताओं का मापन करती है। ठीक है? तो उपलब्धि परीक्षण क्या होता है? फ्रीमैन ने क्या कहा कि शैक्षिक उपलब्धि जो होती है, वो परीक्षण का वह परीक्षण होता है या शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण होता है जो किसी विशेष अथवा पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ और कुशलताओं का मापन करता है। आपकी कितना ज्ञान, कितनी समझ, कितनी कुशलता में डेवलपमेंट हुआ उसी का मापन करना उपलब्धि परीक्षण होता है। आपने क्या प्राप्त किया? जैसे कक्षा 1 में अगर बच्चे ने पढ़ा तो कक्षा 1 में पढ़ने के बाद में बच्चे ने क्या सीखा, क्या जाना, उसके मूल्य में क्या परिवर्तन आया, उसकी समझ में क्या अंतर आया, उसके ज्ञान में क्या बढ़ोतरी हुई, यही सब उपलब्धि परीक्षण में मापा जाता है। क्या आपने प्राप्त किया, ठीक है? सुपर महोदय उन्होंने कहा कि एक ज्ञानार्जन परीक्षण यह जानने के लिए प्रयुक्त किया जाता है या प्रयोग में लाया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा और वह कोई कार्य कितनी अच्छी प्रकार से कर सकता है। ये जो है मापने का एक प्रकार से उसी उसी मापन को हम परीक्षण बोलते हैं और उपलब्धि परीक्षण बोलते हैं। उपलब्धि परीक्षण मतलब कि बच्चे ने अगर 1 साल या 2 साल कहीं पर पढ़ा लिखा या कहीं पर गया तो उसके आने के बाद में पहले उसमें क्या परिवर्तन मतलब पहले क्या विशेषताएँ थी उस बच्चे की और अब क्या विशेषताएँ हैं, पहले कैसा काम करता था, आज कैसा काम कर रहा है, पहले कितना ज्ञानवान था, आज कितना ज्ञानवान है। तो जो एक प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलता है, वही होता है उपलब्धि परीक्षण। थॉर्नडाइक और हेगन कहते हैं कि जब हम उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग करते हैं, तब इस बात का हम निश्चय करना चाहते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद में, जो बच्चा है या व्यक्ति है, उसने क्या सीखा, क्या जाना, क्या परखा, क्या परिवर्तन हुआ उसके एक प्रकार से योग्यता में, कुशलता में, ठीक है? तो इसी को बोला जाता है उपलब्धि परीक्षण। निश्चित तौर पर आपके समझ में आ गया होगा उपलब्धि परीक्षण क्या है। अगला प्रश्न आप देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न है बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है भैया? तो बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग हम कई क्षेत्रों में करते हैं, ठीक है? बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग की अगर बात की जाए तो सबसे पहला प्रयोग हम क्या करते हैं बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम किस मापन में करते हैं? खास करके जब हम बुद्धि परीक्षण का प्रयोग करके हम सबसे अच्छे या सर्वोत्तम बालक या छात्र का चुनाव करना होता है, तो पहला प्रयोग हम बुद्धि परीक्षणों का वहीं पर करते हैं। आईक्यू लेवल निकालते हैं बच्चों का और उसके अकॉर्डिंग जो है हम बच्चे को कहते हैं कि भई ये सबसे तेज़ है पढ़ने में, ये उससे नीचे है, फिर ये उससे नीचे है। तो पहला प्रयोग तो बुद्धि परीक्षणों का होता है सर्वोत्तम बालक के चुनाव में। दूसरा प्रयोग होता है पिछड़े हुए बालकों का चुनाव करने में, चूँकि इसी विधि से जो है जो बालक तीव्र होंगे, ज़्यादा पढ़ने में तेज़ होंगे, उनका भी चुनाव होगा और ज़्यादा ढिल्लर बालक होंगे मतलब कि जो पढ़ने में तेज़ नहीं होंगे, उनका भी चुनाव हो जाएगा। तीसरी बात समस्यात्मक और अपराधी बालकों के चुनाव में भी और इसके अलावा उनके बालक को चुन करके उनकी जो क्रियाकलाप है उनमें सुधार करने के लिए भी आप देखते हैं बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग करा जाता है। इसके अलावा कक्षा में बालकों का वर्गीकरण करने में चूँकि एक साइड मतलब ए वर्ग, बी वर्ग बाँटने में भी आप देखते कभी-कभी क्या होता है कि ऐसे बच्चों को जो है जो पिछड़े हुए बालक हैं उनको छाँट करके फिर उनको अलग श्रेणी में रख करके उनको अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है। उनको क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए शिक्षा मतलब उनको दी जाती है। तो ये बुद्धि परीक्षणों के द्वारा ही हो पाता है। इसके अलावा बालकों की क्षमता के अनुसार कार्य करने के लिए बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग होता है। बालकों की विशिष्ट और व्यावसायिक योग्यता का ज्ञान करने में कि बच्चा किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, उसका जो व्यावसायिक मामला है वो किस नौकरी की तरफ जा रहा है।
इसके अलावा बालकों की भावी सफलता का ज्ञान, बालक आगे भविष्य में क्या बन सकेगा या क्या बन सकता है, इसका ज्ञान भी बुद्धि परीक्षणों के द्वारा ही संभव हो पाता है। इसके अलावा पाठ्य विषयों का चयन, या कौन सा विषय वो पढ़े, किस तरीके का विषय पढ़े, किन विषयों को बच्चों को पढ़ना चाहिए, ये सब जानकारी हमको बुद्धि परीक्षण के द्वारा मिलती है। इसके अलावा पाठ्य विषयों का चयन करने के अलावा अनुसंधान अ, क्षेत्रों के बारे में अगर बात की जाए तो अनुसंधान क्षेत्र, वो बच्चा किस मामले में शोध करेगा। आप देखते हैं जब पीएचडी बच्चा करता है, मतलब कि एमए कर रहा होता है, उसी समय जो है जो प्रोफेसर लोग होते हैं बताते हैं कि भाई ये इस टॉपिक पर आप शोध करो। तो उस कैसे जान पाते हैं, क्योंकि बुद्धि परीक्षण के द्वारा ही पता चलता है कि आप किस एरिया में ज़्यादा मेहनत कर पा रहे हैं। इसके अलावा निर्देशन और परामर्श के क्षेत्र में आप देखते हैं बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग खूब हो रहा है। सेना की भर्ती में आजकल बुद्धि परीक्षण हो रहा है। यहाँ तक कि छात्रवृत्ति प्रदान करने में आप देख रहे हैं जो है बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग होता है। जो बच्चा ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा नंबर लाता है, उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, जो कम लाता है उसको कम मिलते हैं। आप देखते हैं मेडल वगैरह देने में भी बुद्धि परीक्षण का प्रयोग होता है। औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र के चुनाव में, मानसिक रोगों के निदान में भी बुद्धि परीक्षण का प्रयोग करते हैं। तो तमाम प्रकार के बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग जो होया इन तमाम क्षेत्रों में हम लोग करते हैं। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार बताएं। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व किसे कहते हैं? व्यक्तित्व की अगर बात की जाए तो अंग्रेजी में व्यक्तित्व को पर्सनालिटी कहते हैं, ठीक है। तो किसी व्यक्ति का रूप कैसा है, उस व्यक्ति का रंग कैसा है, उसका कद कितना है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, मोटाई कितनी है, इसके अलावा कितना वो पतला है, दुबला है, या उसकी शारीरिक बनावट कैसी है, उसकी शारीरिक संरचना कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी वाणी कैसी है, उसकी भाषा कैसी है। ये तमाम प्रकार के जो क्वालिटीज़ होती हैं जब किसी व्यक्ति के अंदर देखा जाता है, तो उसी उसी को व्यक्तित्व कहते हैं उस व्यक्ति का। तो ये सभी गुण व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। व्यक्ति की मतलब व्यक्तित्व की परिभाषा की अगर बात की जाए तो व्यक्ति के ढांचे, व्यवहार की विधियों, रुचियों, अभिवृत्तियों, योग्यताओं, क्षमताओं, कुशलताओं के सबसे विशिष्ट एकीकरण के रूप में की जाती है इसकी परिभाषा। आलपोर्ट महोदय कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति में उन शारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो कि उसके पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। स्पष्ट है कि व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक गुणों के सुसंगठित और गतिमान संगठन से होता है। ऐसा व्यक्ति जिसमें सारी क्वालिटीज होती हैं, चाहे शारीरिक क्वालिटी की बात करें, मनोशारीरिक, मतलब मनोवैज्ञानिक, तमाम प्रकार की चीजें उसकी ठीक ठाक होती हैं। पर्सनालिटी का लोग मतलब सोचते हैं कि भाई सिक्स पैक बना होगा और हट्टा कट्टा होगा, सलमान खान और अक्षय कुमार जैसा। ऐसा नहीं होता पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब केवल शरीर के डील डोल और सुडोल शरीर है उससे नहीं होता है कि भाई सिक्स पैक बना है तो वही पर्सनालिटी है उसकी, नहीं। जैसे पर्सनालिटी ज्ञान को भी देखी जाती है, यानी संज्ञानात्मक विकास बच्चे का कितना हुआ है, ये भी पर्सनालिटी डिपेंड करती है। उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, ये ना केवल उसके शरीर की जो है चौड़ाई, मोटाई और लंबाई, कद-काठी देख करके आप निर्धारित करते हैं, बल्कि उसकी नैतिक विचारधारा कैसी है, उसका सामाजिक व्यवहार कैसा है, उसका मानसिक प्रक्रिया या मानसिक गुण उसके कैसे हैं। इन तमाम प्रकार की चीज़ों को देखते हुए शारीरिक ढाँचा भी ठीक-ठाक होता है, तो वो बोला जाता है। यानी कि सारे मामले शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, ये सभी गुण जो हैं सुसंगठित और अच्छे तरीके से होते हैं अगर उस किसी व्यक्ति में, तो उसका व्यक्तित्व बड़ा अच्छा माना जाता है, प्रखर व्यक्तित्व होता है। तो व्यक्तित्व कई प्रकार के होते हैं। एक विद्वान है, अगर बात करूँ सेल्डन, सेल्डन महोदय ने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को 3 प्रकार बाँटा। कहा कि शारीरिक गुण के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व, चूँकि पहले पर्सनैलिटी का मतलब सीधा-सीधा आप लोग भी लगाते होंगे कि भाई सिक्स पैक होगा, तो वैसे ही इन्होंने सेल्डन महोदय ने कहा कि 3 प्रकार के शारीरिक गुण वाले मतलब होते हैं व्यक्तित्व। पहला होता है कोमल और गोलाकार, यानी जो व्यक्ति कोमल होते हैं और गोलाकार होते हैं थोड़ा गोलाई में। दूसरे आयताकार होते हैं थोड़ा चौड़ा, और तीसरे होते लंबाकार जो थोड़े लंबे होते। 3 प्रकार से इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार बताए। न्यूमैन और स्टर्न आते हैं, वो कहते हैं कि 2 प्रकार का व्यक्तित्व होता है। पहला होता है विश्लेषणात्मक व्यक्तित्व, यानी कि जो किसी भी बात के सूक्ष्म अध्ययन में रुचि रखते हैं, वो होते हैं विश्लेषणात्मक व्यक्तित्व। दूसरा व्यक्तित्व होता है संश्लेषणात्मक व्यक्तित्व, यानी कि जो प्रायः समीक्षा करना पसंद नहीं करते हैं किसी मुद्दे पर, तो होते हैं संश्लेषणात्मक व्यक्तित्व। तो इस तरीके से ये 2 व्यक्तित्व हो गए, किसने बताया है इसको? न्यूमैन और स्टर्न ने। इसके बाद में तीसरे विद्वान का ढांचा आता है, जैसे उसमें नाम आता है मनोविश्लेषणवादी विद्वान है जुंग। जुंग ने व्यक्तित्व को 3 प्रकार से बांटा। कहा कि पहले होते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो होते हैं वो चिंतनशील और स्वकेंद्रित होते हैं। दूसरे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं वो होते हैं बहिर्मुखी, जो बाह्य जगत में रुचि लेते हैं। और तीसरे व्यक्तित्व होते हैं वो होता है उभयमुखी व्यक्तित्व। उभयमुखी व्यक्तित्व जो दोनों में के बीच की स्थिति में होते हैं, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों में रुचि लेते हैं। तो आधुनिक वर्गीकरण जो किया गया व्यक्तित्व का,
उसकी बात की है तो इन सभी को ध्यान में रख करके 3 प्रकार की व्यक्तित्व होते हैं। एक तो पहला होता है भावुक व्यक्तित्व, दूसरा होता है कर्मशील व्यक्तित्व और तीसरा होता है विचारशील व्यक्तित्व। ये 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं जो वर्तमान संदर्भ में हम लोग जानते हैं। ठीक है? तो ये हो गया व्यक्तित्व के प्रकार। आगे देखेंगे 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मूल्यांकन के उद्देश्य लिखिए। मूल्यांकन के उद्देश्य की अगर बात करें तो मूल्यांकन के कई उद्देश्य होते हैं। मूल्यांकन का पहला उद्देश्य ये है कि प्रवेश के समय जो प्रवेशार्थी होते हैं उनकी योग्यता का मापन करना। जैसे कि अगर बात करें जैसे सीयूईटी, जैसे बीएचयू में अगर आपको एडमिशन लेना है या फिर जेएनयू में लेना है या डीयू में लेना है, एयू में लेना है, तो उसके लिए एएमयू में लेना है तो इसके लिए क्या करना होता है, सीयूईटी की परीक्षा आपको देनी होती है। ठीक है? तो वही प्रवेश अगर आपको पाना है किसी विद्यालय में तो उसके लिए आपको पहले जो आपका मूल्यांकन किया जाता है कि आप जो है उस विद्यालय में पढ़ने के योग्य हो कि नहीं हो। उसके लिए टेस्ट होता है और अगर वो टेस्ट आप पास कर देते तो एडमिशन मिल जाता है। तो सबसे पहली बात तो प्रवेशार्थियों की योग्यता का मापन करने में उसकी रुचि क्या है बच्चे की, उसका रुझान किस तरफ है, इन सभी का पता लगाने में ठीक है मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मूल्यांकन का दूसरा उद्देश्य होता है प्रवेश के बाद उसकी बुद्धि और व्यक्तित्व का मापन करना और उसके आधार पर उन्हें वर्ग विशेषों में विभाजित करना और समय-समय पर व्यक्तित्व निर्माण में सहयोग देना। उनके मूल्यांकन के द्वारा बताना कि भई तुम कितने तुम्हारी क्वालिटी में क्या चेंजेस आए हैं, क्या परिवर्तन हुआ है, तुमने कितना क्या हासिल किया है, उपलब्धि परीक्षण का रेट क्या रहा आपका। ये सारी चीज़ें मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। इसके अलावा समय-समय पर छात्रों पर शिक्षण के प्रभाव यानी शैक्षिक उपलब्धियों अथवा व्यवहार परिवर्तन का पता लगाना ताकि बच्चे के बारे में जान सके कितना परिवर्तन आया। उसके आधार पर छात्रों का मार्गदर्शन करना कि भई तुम्हारा जो मन है इस दिशा में जा रहा है तो तुम इस दिशा में काम करो। उन्हें सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, मोटिवेट करना, ये सब उद्देश्य होता है मूल्यांकन का। इसके अलावा शैक्षिक सत्र के अंत में विद्यार्थियों को उपलब्धि परीक्षण के आधार पर उत्तीर्ण करना, अनुत्तीर्ण करना यानी कि पास करना, फेल करना, श्रेणी प्रदान करना, ग्रेड प्रदान करना, ठीक है? कक्षोन्नति देना यानी कि अगर आप बढ़िया तरीके से मेहनत करते तो आप कक्षा 2 में थे तो 4 में आपको भेज दिया गया, 3 में भेज दिया गया, ठीक है? ऐसे करके। इसके अलावा आप देखते हैं ये सब उद्देश्य होता है मूल्यांकन का। मूल्यांकन के द्वारा आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है ताकि आप ये पास हो गए हैं, एक मार्कशीट मिलती है, ठीक है? डिग्री मिलती है। इसके अलावा सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्रों की बुद्धि, रुचि, रुझान और योग्यता में क्या परिवर्तन हुआ है इसका पता लगाने के उद्देश्य शामिल होते हैं मूल्यांकन में। ठीक है? तो मूल्यांकन जो होता है शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देश देता है उसी आधार पर कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है। तो कहीं न कहीं पे ये कई प्रकार के उद्देश्य होते हैं मूल्यांकन के, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इतना आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। केवल 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं खंड बा से, 100 शब्दों में उत्तर लिखना है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। बाकी विश्वविद्यालयों की अगर परीक्षा हो रही होगी, उसमें 200 शब्दों में लिखना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बालकों में अभिरुचि का विकास कैसे किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए, बताएँ। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। बताइए, बालकों में बालकों में अभिरुचि का विकास कैसे किया जा सकता है? तो बालकों में अभिरुचि का विकास कई चीज़ों के माध्यम से हम कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि निरंतर मौखिक शिक्षण और अत्यधिक पुनरावृत्ति पाठ को नीरस बना देती है। अगर लगातार आप एक चीज़ पढ़ते रहेंगे या लगातार जो है आप एक ही चीज़ को पढ़ते रहेंगे तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, नीरसता उत्पन्न हो जाएगी। अतः शिक्षक को ये चाहिए कि बालकों को किसी भी सब्जेक्ट में रुचि पैदा करने के लिए बालकों में प्रयोग, निरीक्षण आदि का अवसर दे करके कार्य में उनकी रुचि पैदा करें। नए-नए जो है कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करें, नए-नए तरीके से पढ़ाने का प्रयास करें, ठीक है? इससे बालकों की रुचि जो होगी किसी भी चीज़ में पढ़ने में लगेगी। दूसरी बात, बालकों को खेल और रचनात्मक कार्यों में विशेष रुचि होती है, अतः शिक्षक को खेल विधि का प्रयोग करके बालकों को विभिन्न प्रकार से एक प्रकार से तमाम प्रकार की वस्तुएँ बनवानी चाहिए। खेल के प्रकार से या खेल के माध्यम से उनको तमाम प्रकार की जानकारी या शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है? तीसरी बात, बालकों को उसी विषय में रुचि होती है जिसका उनको पूर्ण ज्ञान होता है। अतः शिक्षक को या टीचर को चाहिए कि ज्ञात से अज्ञात का संबंध जोड़ करके उनकी रुचि बनाए रखना चाहिए हर एक क्षेत्र में। तो जो चीज़ें उनको वो जान रहे हैं, उसी जानकारी में थोड़ा-सा और बढ़ोतरी करके दूसरे चीज़ के बारे में उनको समझा दें, ताकि बच्चों को ये पता चले कि भई कुछ ये पढ़े होते हैं तो उनको पढ़ने में और रुचि पैदा होती है। चौथी बात,
बालकों को खास करके मतलब कि भाटिया एक विद्वान है, वो कहते हैं कि आयु के साथ बालकों की रुचियों में परिवर्तन होता है। अतः शिक्षक को इन रुचियों के अनुकूल पाठ्य विषय का आयोजन करना चाहिए। जैसे-जैसे बालक की एज बड़ी होती है, वैसे-वैसे उनकी रुचि, अभिरुचि, उनके एप्टीट्यूड, एटीट्यूड में परिवर्तन होता है। तो उसी एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को जाँचते-परखते हुए हमको उनके अकॉर्डिंग ही चलना होता है। यानी कि क्या चाह रहे हैं, यानी डिमांड क्या है और सप्लाई, तुरंत उसे सप्लाई झोंक दो। जितना डिमांड चाह रहा है उतनी सप्लाई मिल जाएगी, तो बच्चा आगे बढ़ता चला जाएगा। 5वीं बात ये होती है, किसी बालकों में अभिरुचि का विकास करने के लिए बीएन झा जी हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं। वो कहते हैं कि बालक की अपनी मूल प्रवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि से संबंधित वस्तुओं में रुचि होती है। चूँकि वो जिन चीज़ों को जानते हैं पहले से, उनमें उनकी रुचि होती है। अतः शिक्षक को उनकी रुचि के अनुकूल चित्रों, स्थूल पदार्थों आदि का प्रयोग करके उनको समझाना चाहिए, बताना चाहिए। इसके अलावा क्रो एंड क्रो हस्बैंड वाइफ हैं। कहते हैं कि निरंतर एक विषय को पढ़ने में बालक थकान का अनुभव करने लगता है और उसमें रुचि लेना बंद कर देता है, किसी एक विषय को अगर आप लगातार पढ़ाएँगे तो। अतः शिक्षक को रुचि के अनुसार विषय में परिवर्तन लाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि विभिन्नता रोचकता को सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब कि कहीं न कहीं पे अगर एक ही सब्जेक्ट आप बार-बार पढ़ते रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। और जैसे कि अगर आपका एक सब्जेक्ट पढ़ने का, जब मैं पढ़ने का तरीका बताता हूँ कि पढ़ा कैसे जाए, तो मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ बार-बार कि जब भी पढ़ाई करें तो आप एक सब्जेक्ट को जितनी देर मन कहे या जितनी देर उस सब्जेक्ट में पढ़ने का इंटरेस्ट बना रहे तब तक ही पढ़ें। जैसे इंटरेस्ट खत्म हो तुरंत वो सब्जेक्ट को छोड़ दें, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लगे। इससे क्या होता है कि रुचि बनी रहती है, निरस्ता नहीं उत्पन्न होती। नहीं तो दोबारा से आप अगर एक ही सब्जेक्ट को लगातार पढ़ लेंगे, एक ही दिन में खत्म कर देंगे, तो फिर क्या होता है कि दोबारा उस सब्जेक्ट को पढ़ने की इच्छा नहीं बनती है। ठीक है? तो आप लोग पढ़िए। 6 सेमेस्टर का सिलेबस मैं जल्द ही दे दूँगा, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा 6 सेमेस्टर के सिलेबस के लिए। ओके? और बाकी चैप्टर वाइज़ वीडियो 6 सेमेस्टर की होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो ये हो गई आपकी बालक में अभिरुचि पैदा करने, ऐसे कर सकते हैं हम। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। देखिए प्रश्न है, व्यक्तित्व के तत्वों का वर्णन कीजिए। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व मतलब आप समझ रहे हैं ना? व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के कई तत्व होते हैं, ठीक है? देखिए, व्यक्तित्व के लक्षणों का निर्माण व्यक्ति में पाए जाने वाले तमाम तत्वों के आधार पर किया जाता है। वो तत्व कौन-कौन से हैं? पहला तत्व है आत्मचेतन, यानी व्यक्ति की क्रियाशीलता का आधार चेतना होती है। और इस चेतना या इस गुण के कारण से उसमें अहंग भाव, सफलता, असफलता, आत्मबोध आदि का ज्ञान होता है। तो सबसे पहली बात, अगर आत्मचेतन है व्यक्ति तो उसका व्यक्तित्व ठीक-ठाक है या व्यक्तित्व का लक्षण उसमें है। दूसरी बात, सामाजिकता, सामाजिक पर्यावरण और उत्तेजना के आधार पर ही वह क्रिया प्रतिक्रिया करता है, कोई भी बालक या कोई भी व्यक्ति। सामाजिक संपर्क में व्यक्तित्व का विकास होता ही है। सामाजिक व्यवहार को देख करके उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है कि भई समाज के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। समाज के अन्य लोग जो है उसकी अपेक्षा कितना आगे हैं, कितना पीछे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके व्यक्तित्व का मापन भी किया जा सकता है। तीसरा तत्व होता है व्यक्तित्व का, वो होता है समन्वय और सामंजस्यता। चूँकि व्यक्ति अपने समाज व पर्यावरण से अनुकूलित स्थापित करने का प्रयत्न करता है और व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए पर्यावरण से समन्वय होना आवश्यक है। अगर व्यक्ति समाज और पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित कर लेता है तो समझिए उसका व्यक्तित्व ठीक-ठाक है। अगर वो सही तरीके से एडजस्टमेंट नहीं कर पाता अपने सामाजिक मूल्यों के साथ और पर्यावरणीय मूल्यों के साथ, तो आप मान लीजिए कि उसका व्यक्तित्व ठीक नहीं है। इसके अलावा चौथी बात व्यक्तित्व के तत्वों में आती है, वो है साधना पूर्णता और युक्ति पूर्णता। साधना पूर्णता या युक्ति पूर्णता बात एक ही है, क्योंकि व्यक्ति की अपनी नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है, प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, उन प्रवृत्तियों को और आवश्यकताएँ उसकी कुछ होती हैं, नीड्स होती हैं, उसको पूरा करने के लिए विभिन्न साधन और युक्ति ढूँढता रहता है बच्चा। और इसकी पूर्ति के ख़ास करके अनुभव से उसमें कुछ विशेष रुचियाँ, कुछ प्रवृत्तियाँ, कुछ इच्छाएँ, कुछ गुण अर्जित होते रहते हैं और उसके व्यक्तित्व के लक्षण का निर्माण करते हैं। व्यक्ति के व्यवहार का भी एक निश्चित लक्ष्य होता है, जिसको जान करके उसके व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है कि भई वो व्यवहार क्या है, वो निश्चित लक्ष्य क्या है किसी व्यक्ति का। इसके अलावा पाँचवा होता है तत्व, वो है समग्रता। समग्रता से भी व्यक्तित्व का विकास होता है, क्योंकि समग्रता जो होती है, व्यक्तित्व की समस्त क्रियाएँ एक-दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं और उसमें एकीकरण रहता है। व्यक्तित्व के व्यावहारिक लक्षण पृथक नहीं होते, भले ही वे परस्पर विरोधी प्रतीत हो रहे हों, लेकिन उनका व्यवहार जो होता है, वो समग्र रूप से प्रकट होता है, एक ही रहता है। इसके अलावा अगला होता है आपका एकीकरण। चूँकि व्यक्तित्व का कोई भी तत्व, चाहे शारीरिक तत्व की बात करें, चाहे मानसिक, चाहे नैतिक, चाहे सामाजिक, चाहे संवेगात्मक, सभी की बात करें यानी कि चाहे फिजिकल, मेंटल, मोरल, सोशल एंड जो है इमोशनल,
सारे के सारे प्रकार के जो फैक्टर्स हैं, तत्व हैं, वो अकेले कार्य नहीं करते हैं। इन सभी तत्वों को यानी शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, संवेगात्मक ये सब मिल करके आपस में आगे बढ़ते हैं और व्यक्तित्व का विकास होता है। तो ये सभी फैक्टर्स होते हैं जो कि व्यक्तित्व विकास में इम्पोर्टेंस की तरह से भूमिका निभाते हैं। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, बुद्धि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। बुद्धि के प्रकार आपसे पूछा जा रहा है। बुद्धि कितने प्रकार की होती है? बुद्धि होती क्या है? बुद्धि की अगर बात की जाए तो बुद्धि किसे कहते हैं भैया बताएं? बुद्धि, सबसे पहली बात, बुद्धि सीखने की योग्यता है। दूसरी बात, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तीसरी बात, बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। तीसरी बात, चौथी बात, बुद्धि अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। पांचवी बात, बुद्धि संबंधों को समझने की योग्यता है। ठीक है, इसके अलावा बुद्धि वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने की भी एबिलिटी होती है, योग्यता होती है। तो ये बुद्धि होती है। ठीक है, बुद्धि की अगर बात की जाए तो बुद्धि क्या होती है? बुद्धि के स्वरूप और प्रकृति के विषय में मनोवैज्ञानिक एकमत नहीं है। प्रत्येक के द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषा बुद्धि के स्वरूप पर अलग अलग दृष्टिकोण से प्रकाश डालती है। बुद्धि की किसी न किसी विशेषता का स्पष्टीकरण करती है। तो कुल मिलाकर के तमाम प्रकार की चीज़ें मैंने बताई, यही बुद्धि होती है। बुद्धि कोई एक प्रकार की शक्ति, क्षमता अथवा योग्यता नहीं है जो सब परिस्थितियों का योग है। यानी कि बुद्धि क्या होती है? बुद्धि तमाम प्रकार की एबिलिटी होती है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति के सीखने में सहायक होती है। तो वो बुद्धि होती है। ठीक है, अब प्रश्न पूछा गया बुद्धि के प्रकार कौन कौन से होते हैं? देखें, बुद्धि कई प्रकार की होती है। ई.एल. थॉर्नडाइक महोदय बुद्धि के 3 प्रकार बताते हैं। थॉर्नडाइक महोदय बुद्धि के कितने प्रकार बताते हैं? 3 प्रकार। कहते हैं 3 प्रकार की बुद्धि होती है। पहली बुद्धि होती है सामाजिक बुद्धि, दूसरी बुद्धि होती है अमूर्त बुद्धि और तीसरी होती है मूर्त बुद्धि। अमूर्त माने जो दिखाई न पड़े, मूर्त माने जो दिखाई पड़े, सामाजिक माने तो सामाजिक आप जानते हैं। तो 3 प्रकार की बुद्धि होती है। सामाजिक बुद्धि क्या होती है? सामाजिक बुद्धि से मतलब होता है वैसी सामान्य मानसिक क्षमता से जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझ पाता है तथा व्यवहार कुशलता से दिखाता है, मतलब व्यवहार और कुशलता दिखाता है। ऐसे लोगों का सामाजिक संबंध काफ़ी अच्छा होता है। समाज में इनकी प्रतिष्ठा काफ़ी होती है जो सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। इसमें सामाजिक कौशलता अच्छी, मतलब काफ़ी अच्छी होती है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति एक अच्छे नेता बन जाते हैं। सामाजिक बुद्धि का मतलब ये कि क्या होता है कि वे जो है जिस व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक तरीके से समझ पाते हैं कि भाई फलाने व्यक्ति क्या सोच रहा है या फलाने व्यक्ति की क्या मंशा है, वो क्या जान रहा है, क्या क्या विशेषता है उस व्यक्ति की। तो ये व्यक्ति जो होते हैं सामाजिक बुद्धि वाले होते हैं। दूसरी व्यक्ति होती है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त चिंतन से तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता से है जिसके सहारे व्यक्ति शाब्दिक और गणितीय संकेतों एवं चिन्हों के संबंधों को आसानी से समझ जाते हैं और उनकी उचित व्याख्या कर पाते हैं। ऐसा व्यक्तित्व जिसमें या ऐसा व्यक्ति जिसमें अमूर्त बुद्धि अधिक होती है, वे एक सफल कलाकार, पेंटर और गणितज्ञ बनते हैं। जो अमूर्त बुद्धि होती है, जो एक प्रकार से अपने में खोए रहते हैं। तो कलाकार, पेंटर, गणितज्ञ जो होते हैं, वो अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं। तीसरी जो बुद्धि होती है, वो होती है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि मतलब कि ऐसी मानसिकता जिसके सहारे व्यक्ति ठोस वस्तुओं के महत्व को समझ पाता है। उसका ठीक ढंग से भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में परिचालन कर पाता है या करना सीखता है। इस तरह की बुद्धि की ज़रूरत व्यापार और भिन्न-भिन्न तरह के व्यवसायों में अधिकतर आपको देखने को मिलती है। ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति एक सफल व्यापारी बनते हैं। तो जो व्यापारी होते हैं, वो मूर्त बुद्धि वाले होते हैं। तो इस तरीके से बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। इन प्रकारों के बीच कोई स्पष्ट रेखा नहीं है। ऐसा नहीं कि जिसमें सामाजिक बुद्धि होगी, अधिक होगी, उसमें मूर्त बुद्धि अथवा अमूर्त बुद्धि कम होगी और मूर्त बुद्धि अधिक होगी तो अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि कम होगी, ऐसा नहीं है। ये तीनों बुद्धि सभी में समान भी हो सकती है, घटा-बढ़ी भी हो सकती है, आगे-पीछे भी हो सकती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति जो है एकदम से अलग कैटेगराइज़ है, मूर्त वाले अलग, अमूर्त वाले अलग, ऐसा नहीं है। तो मूर्त, अमूर्त बुद्धि दोनों में हो सकती है। एक व्यक्ति में तीनों प्रकार की बुद्धियाँ हो सकती हैं। तो ये बुद्धि का कैटेगराइज़ेशन किया था थॉर्नडाइक ने, जिसको मैंने बताया। अगला प्रश्न है, परीक्षण और मापन में क्या अंतर है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षण और मापन के बीच में क्या अंतर है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। परीक्षण और मापन में क्या अंतर है बताइए? पहला अंतर ये है परीक्षण और मापन में कि परीक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है, जबकि मापन का क्षेत्र क्या होता है? प्रयोग, मापन का प्रयोग व्यापक रूप से विभिन्न मनोवैज्ञानिक शोधों में होता है। ठीक है, मापन का प्रयोग। तो परीक्षण एक छोटे से एरिया में होता है, या परीक्षण बोले तो एक संकुचित विचारधारा है। दूसरी बात, परीक्षण का संबंध अधिकतर मानसिक और मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है, जबकि मापन में हम भौतिक गुणों का अत्यधिक अध्ययन करते हैं। इसके अलावा तीसरा अंतर होता है परीक्षण और मापन में, परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति के विषय में जानकारी मिलती है, जबकि मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास होता है।
कभी कभी मापन को परीक्षण के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा परीक्षण की अगर बात करें तो परीक्षण में विभिन्न प्रकार के पद सम्मिलित होते हैं जिन्हें मानकीकृत करके प्रयोग में हम ले सकते हैं, जबकि मापन में वस्तुओं को नियमानुसार संख्यात्मक रूप दे करके परिभाषित किया जा सकता है। तो इस तरीके से मापन और मतलब कि इसमें परीक्षण और मापन में अंतर मैंने बताया। इसके अलावा एक अंतर और लिख लीजिएगा, परीक्षण का प्रयोग स्वयं उपकरण के रूप में करते हैं, जबकि मापन में भौतिक और मानसिक दोनों प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से ये परीक्षण और कुछ मापन में अंतर हुए, जो 5 अंतर मैंने बताए, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। ओके, आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न है, अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएँ बताएँ। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। अच्छा मूल्यांकन किसे कह सकते हैं आप बताइएगा? अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएँ। पहली विशेषता अच्छे मूल्यांकन की होती समग्रता। अगर मूल्यांकन आप कर रहे हैं तो समग्रता आपके अंदर होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि मूल्यांकन के अंतर्गत उन सभी बातों को सम्मिलित करना चाहिए जिसमें व्यक्ति के सभी गुणों, उसकी सभी उपलब्धियों और उसकी क्रियाओं को समझा जा सके। उदाहरण के रूप में अगर मैं बताऊं तो व्यक्तियों के ज्ञान का मूल्यांकन करने में हमें सैद्धांतिक, व्यवहारिक, सूक्ष्म, स्थूल सभी प्रकार के ज्ञान की जानकारी करनी पड़ती है, तभी इसके समग्र चित्र उपस्थित होता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति के पूर्णत्व का मूल्यांकन करने में उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक तमाम प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है उनका समस्त उनकी पहलुओं की जांच हम कर पाते हैं तो समग्रता होती है। तो जब मूल्यांकन इन सभी यानी सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और नैतिक, आध्यात्मिक तमाम प्रकार के पहलुओं पर जब हम जो है गुजारते हैं मूल्यांकन की प्रक्रिया को, तो वो समग्रता कही जाती है। तो मूल्यांकन समग्रता जरूरी होता है मूल्यांकन में। दूसरा मूल्यांकन अच्छा वही होगा जिसमें विश्वसनीयता होगी, यानी एक अच्छे मूल्यांकन के लिए यह आवश्यक है कि वह विश्वसनीय हो। इसका मतलब ये है कि मूल्यांकन करने से जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो ठीक हों, उनमें अविश्वास ना किया जाए, वो सत्य हों। ठीक है, तो उदाहरण के लिए जैसे किसी व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता की जांच करनी है, तो ऐसी स्थिति में एक बार जांच में जो परिणाम आए, अगर आप दोबारा उसी को जांच करें या तिबारा करें तो भी वही परिणाम दोबारा से निकल करके आए, यानी विश्वसनीयता होनी चाहिए। तीसरी बात, वस्तुनिष्ठता अगर होगी तभी अच्छा मूल्यांकन माना जाएगा। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है मूल्यांकन चाहे जितने व्यक्तियों पर या जितने व्यक्तियों की, जैसे मान लेते हैं आज जो है ए नाम के टीचर ने किसी बच्चे का मूल्यांकन किया तो जितना ग्रेड उसने दिया, बी टीचर भी वही करता तो उतना दे, सी टीचर करता तो वो भी उतना ही दे ग्रेड। तो ये होता है आपका क्या, वस्तुनिष्ठता। यानी कि चाहे जितनी बार उसके जो है व्यक्ति, चाहे जितनी व्यक्तियों के द्वारा जो है मूल्यांकन करा जाए, परिणाम सेम ही निकले तो होता है वस्तुनिष्ठता। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चौथी जो विशेषता होती है, चौथी विशेषता होती है अच्छे मूल्यांकन की, वो होती है व्यवहारिकता। यानी कि मूल्यांकन को सुगमतापूर्वक व्यवहार या प्रयोग में लाया जा सके, ऐसा मूल्यांकन होना चाहिए। व्यवहारिकता वस्तु और निर्माण दोनों ही दृष्टियों से होनी चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रयुक्त तकनीकों के आधार पर यह विशेषता कही जा सकती है। खास करके जैसे वो व्यवहारिकता लाने में मूल्यांकन पर व्यय, मूल्यांकन के साधनों का उपयोग की सुविधा होनी चाहिए। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें। इसके अलावा पांचवी चीज़ वैधता होनी चाहिए। यानी वैधता का मतलब क्या है, मूल्यांकन जिस क्षेत्र में परिचालित किया जा रहा है उसी का मूल्यांकन हो, दूसरे का ना हो। यानी कि यदि व्यक्ति की कार्य क्षमता का मूल्यांकन करना है तो उसके बौद्धिक क्षमता का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, उसकी केवल वैधता या उसकी कार्य क्षमता के बारे में ही जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, यानी जिसके लिए आप जा रहे हैं वही करें, आप उसके अलावा दूसरा ना करें, तो वैधता होती है। इसके अलावा अच्छे मूल्यांकन की अगली विशेषता होती है, छठी विशेषता क्या होती है, अच्छे मूल्यांकन की छठवीं विशेषता ये होती है विभेदकारिता। विभेदकारिता क्या होता है, साधन रूप में मूल्यांकन में विभेदकारिता की विशेषता पाई जाती है। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्तियों में जो गुण है उसकी जांच होने पर सभी व्यक्तियों की अधिकतम भिन्नता प्रकट हो जाए। व्यक्तियों के गुणों का मूल्यांकन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मूल्यांकन साधन के गुण की मात्राओं को स्पष्ट रूप से प्रकट करें। उदाहरण के लिए व्यक्तियों में सच्चाई की मात्रा कितनी होती है यह मूल्यांकन से ज्ञात हो जाती है, जो 2, 3, 5, 7, 9 बिंदुओं तक मापने का प्रयास करती है, जिसमें एक छोर पर उच्चतम सत्यता और दूसरे छोर पर निम्नतम सत्यता होती है। और इस मपनी में विभेदीकरण होता है कि भाई आपको इतना ग्रेड मिलेगा, आपको इतना मिलेगा, इस तरीके से पूरा फिक्स होता है। तो ये अच्छे मूल्यांकन की एक विशेषता होती है। और लास्ट जो विशेषता होती है अच्छे मूल्यांकन की, वो होती है पूर्व कथनात्मकता। यानी मूल्यांकन इस ढंग से होना चाहिए जिससे कि प्राप्त परिणामों के आधार पर व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से पूर्व कथन किया जा सके। यानी कि बौद्धिक मूल्यांकन करने पर भिन्न छात्रों में भिन्न प्रकार की बुद्धि का ज्ञान होता है और इस प्रकार के परिणाम की सहायता से छात्र विशेष के भविष्य के बारे में हम कह सकें कि भाई ये बच्चा भविष्य में ये कर सकता है। अगर किसी बच्चे का हमने मूल्यांकन किया और मूल्यांकन के अकॉर्डिंग जो हमको डाटा मिला
उस डाटे के प्रयोग के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि भाई बच्चा भविष्य में क्या कर पाएगा या इसका भविष्य क्या होगा। तो पूर्व कथनात्मकता भी अगर हो मूल्यांकन में तो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये हो गया अच्छे मूल्यांकन की विशेषता। आगे देखेंगे छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत को स्पष्ट करें। बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत क्या है, फटाफट से आप बताएंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत। बुद्धि की विशेषताएं भी पूछता है आपसे एग्जाम में। सबसे पहली बात, बुद्धि क्या होती है? बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है। दूसरी बात, बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। तीसरी बात, बुद्धि व्यक्ति के सीखने में सहायक है। चौथी बात, बुद्धिगत अनुभवों से लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। पांचवी बात, बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। छठवीं बात, बुद्धि नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने में सहायता देती है। इसके अलावा बुद्धि की बात की जाए तो व्यक्ति को भरे मतलब भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक तमाम प्रकार के कार्यों में आप अंतर जान पाएंगे। तभी आप जान पाएंगे जब आप बुद्धिमान होंगे। बुद्धिमान व्यक्ति ही सही गलत का निर्णय ले पाता है, अच्छे बुरे का निर्णय ले पाता है, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है इसका निर्णय ले पाता है। जब व्यक्ति बुद्धिमान होता है तभी कर पाता है। इसके अलावा बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। आपके माता पिता की बुद्धि कैसी है और आपका वातावरण कैसा है, ये बुद्धि पर आपके प्रभाव डालता है। इसके अलावा बुद्धि का विकास जन्म से लेकर के किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। बुद्धि लिंग भेद के कारण बहुत कम प्रभावित होती है, कि आप लड़के हैं या लड़की है इसका मैटर ज़्यादा नहीं करता बुद्धि को प्रभावित करने में। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। कुछ लोग कहते हैं कि भाई लड़कियों को लेकर के कि लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसी बात नहीं है। बुद्धि लिंग निर्धारण के हिसाब से कोई उसमें मैटर नहीं करता, यानी कि आप लड़का हो चाहे लड़की हो, बुद्धि का विकास दोनों में बराबर होता है। ठीक है, अब ये कुछ शोधों के अकॉर्डिंग पता चला है कि भाई लड़कियों की चूंकि वो संवेदनशीलता उनमें ज़्यादा होती है लड़कियों में, तो उनमें बुद्धि बाद में काम करती है लड़कों की अपेक्षा, जैसे कि किसी मुद्दे को लेकर के। लेकिन अब ये चीज़ें लड़कियां हमारी जो हैं, मतलब जो हमारी बहनें हैं, वो इसको गलत साबित कर रही हैं और बिल्कुल करना भी चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है जब ये पता चलता है कि भाई किसी लड़की का नंबर इतना अच्छा आया और किसी ने इतना टॉप किया। तो ये समानता की ओर इंडिकेशन करता है और समानता दिखाता है। तो बुद्धि की बात अगर करें तो बुद्धि लिंग भेद के कारण बहुत कम प्रभावित होती, बहुत कम प्रभावित होती, ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है। तो ये जो धारणा है कि घुटनों में दिमाग और ये दिमाग उसमें होता है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। ठीक है, तो इसके झांसे में ना आए। बहुत सारी लड़कियां तो मतलब वो होती हैं कि समझ जाती कि हमारा दिमाग तो घुटने में है, ऐसा किसी ने बोल दिया तो बहुत परेशान हो जाती हैं। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका दिमाग दिमाग में ही है, मस्तिष्क में ही है, घुटने में नहीं है। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, मैंने सुना कई बार कई बच्चे बोलते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि भाई बुद्धि ऐसे क्यों बोलते हैं लोग, तो फिर ये धारणा बन जाती है धीरे धीरे कहने कहने कि भाई ये होता है वो होता है। ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के रील्स वगैरह फेमस होते हैं, आप देखते ही होंगे। मैं तो कभी देखता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी जब जो है दो तीन दोस्त लोग हैं जब कभी कभी भेजते हैं ऐसे रील्स वगैरह, तो कभी कभी मैं भी देख लेता हूँ। तो लेकिन समय नहीं मिल पाता मुझे। तो जब कभी-कभी देखते तो एक आध बार मैंने देखा था शायद इस चीज़ को। हालाँकि आगे बढ़ते हैं। तो बुद्धि की बात करें तो बुद्धि लिंग भेद के कारण बहुत कम ही प्रभावित होती है, ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है। अब देखिए बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत की बात करें तो ये क्या है? बुद्धि के बहुखंड का सिद्धांत की बात की है तो इसे समूह कारक सिद्धांत कहते हैं या ग्रुप फैक्टर थियरी बोलते हैं इसको, या फिर इसको पीएमए मॉडल भी बोलते हैं इसी को। स्पीयरमैन के बुद्धि के सिद्धांत के आगे कार्य करके कैली तथा शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे थ्रस्टन, उनके प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि ना तो बुद्धि किसी एक योग्यता का द्योतक है, ना दो योग्यताओं का, ना तीन योग्यताओं का, ना अनेक योग्यताओं का। बुद्धि सामूहिक योग्यताओं के अनेक समूहों का योग होती है, इन लोगों ने बताया। प्रत्येक ऐसे समूह का एक प्राथमिक कारक होता है, प्राइमरी फैक्टर होता है, जो उस समूह का प्रतिनिधित्व करता है। इसे उन लोगों ने प्राथमिक मानसिक योग्यता या प्राइमरी मेंटल एबिलिटी या इसको पीएमए की संज्ञा दी और इसीलिए इसको पीएमए मॉडल कहते हैं। इसलिए इसे प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत या पीएमए थ्योरी बोलते हैं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ठीक है, थियरी। मानसिक योग्यता को स्वीकृति किए जाने के कारण से इसे बहुमानसिक योग्यता सिद्धांत या मल्टी मेंटल एबिलिटी थियरी भी कहा जाता है कभी कभी। कैली महोदय ने बुद्धि के कुल 9 खंडों या 9 तत्वों के बारे में बताया। थ्रस्टन महोदय ने बुद्धि के 13 तत्व या 13 खंडों के बारे में बताया। थ्रस्टन ने जो 9 योग्यताओं के बारे में बताया बुद्धि की, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि जो
थ्रस्टर ने 9 मानसिक योग्यता बताई बुद्धि की, वो कौन-कौन सी? सबसे पहली बात, बुद्धि की बात नापने के लिए, बुद्धि को जानने के लिए बहुखंड का सिद्धांत जो है, मेमोरी का होना ज़रूरी है, यानी स्मृति बहुत ज़रूरी। किसी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान होगा तो उसकी मेमोरी ठीक-ठाक होगी। दूसरी बात, प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, यानी कि परसेप्शनल एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। तीसरी बात, सांख्यिकी योग्यता। परसेप्शनल एबिलिटी मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अगर वो जान रहा है तो वो प्रकट कर पाए, उसको बता पाए 4 लोगों के सामने, उसको बयाँ कर पाए। आप ज्ञानी बहुत हो जाएँ, आपके अंदर बहुत ज्ञान कूट-कूट के भरा है, लेकिन जब आप 4 आदमी के समक्ष अपने ज्ञान को बयाँ नहीं कर पाएँगे, तो आपके अंदर बुद्धि की कमी कहीं न कहीं पे है। तीसरी बात, सांख्यिकी योग्यता, आपके पास न्यूमेरिकल एबिलिटी भी होनी चाहिए, तीसरी बात बताई थ्रस्टर ने। चौथी बात बताई कि शाब्दिक योग्यता भी बुद्धि की द्योतक है, यानी कि शाब्दिक योग्यता यानी वर्बल एबिलिटी, आपके पास तर्क शक्ति तो हो ही, इसके अलावा आपके पास जो शब्द है, भंडार है, कोश है, जब आप किसी चीज़ को बोलना चाह रहे थे, आपके पास शब्द नहीं हो पाता, शब्द आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा शब्दकोश आपका ठीक-ठाक हो। इसके अलावा तार्किक योग्यता, लॉजिकल एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, तर्क शक्ति, इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा निगमनात्मक योग्यता, मतलब कि डिडक्टिव एबिलिटी जिसको बोलते हैं, डिडक्टिव मतलब समझ रहे हैं ना? मतलब कि डिडक्टिव मूवी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है? यानी कि आपके अंदर थोड़ा दिमागी आप होने चाहिए, मतलब कि किसी मुद्दे को लेकर के सोचने का नज़रिया अलग होना चाहिए। आप देखते हैं मूवीज़ वगैरह में, ठीक है? तो वो सब। इसके अलावा बुद्धि मापने का जो, या बुद्धि की जो मानसिक योग्यता का जो अगला आपका खंड है या तत्व है 7वां, वो है आगमन योग्यता, यानी कि इंडक्टिव एबिलिटी, ठीक है? और 8वां होता है स्थान संबंधी योग्यता, स्पेशल एबिलिटी कुछ होती है आपके पास। इसके अलावा 9वीं होती है समस्या समाधान की योग्यता, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आ गई तो उसको तुरंत सॉल्व कैसे किया जाएगा, ये एबिलिटी जिसके पास होती है, वो बुद्धि, एक प्रकार से वो बुद्धिमान व्यक्ति होता है। तो ये 9 खंड जो हैं, इसी 9 खंड सिद्धांत या बहुखंड सिद्धांत, ये बुद्धि का सिद्धांत है, जिसको थ्रस्टन महोदय ने 9 खंड बताया, और खास करके कैली कैली महोदय ने भी 9 बताया था। थ्रस्टन ने भी मानसिक योग्यताओं को 9 समूहों में बाँटा, वही 9 समूह मैंने बताए, यही 9 समूह बहुखंड के सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं। थ्रस्टन के अनुसार यही मानसिक योग्यताएँ बुद्धि के रूप में कार्य करती हैं। किसी व्यक्ति में इनमें से कोई एक प्रधान भी हो सकती है, इसकी सर्वमान्य सूची नहीं बनी है। अधिकतर विद्वान बुद्धि को इन्हीं मानसिक योग्यताओं का योग मानते हैं। कि बुद्धि किसको होती है? बुद्धि सबसे पहली बात, एन प्लस बी यानी कि न्यूमेरिकल प्लस वर्बल एबिलिटी प्लस यस, यानी कि यस का मतलब क्या होता है? यस का मतलब स्पेशल एबिलिटी। इसके अलावा जो है डब्लू, डब्लू का मतलब क्या होता है? डब्लू का मतलब क्या होता है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। यानी जो ये 9 योग्यताएँ उसी में से डब्लू भी है, आर भी है, ठीक है? और ऐसे ही आप देखते हैं जो है यम है, पी है, तो ये सब, इसका मतलब बुद्धि का मतलब क्या होता है? ये बुद्धि होती है आर प्लस यम प्लस पी, ठीक है? ये सब अगर इतनी चीज़ें हैं आपके पास तो बुद्धि है। मैंने आपको 9 खंड सिद्धांत बताए हैं, उनके बारे में अगर मैंने बताया तो आपको स्मृति यानी मेमोरी, और इसके अलावा मेमोरी यम हो गया आपका, ठीक है? वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, डिडक्टिव एबिलिटी, ये सब होते हैं, ठीक है? तो ऐसे स्मृति, प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, सांख्यिकी योग्यता, शाब्दिक योग्यता, तार्किक योग्यता, निगमनात्मक योग्यता, आगमन योग्यता, स्थान संबंधी योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, तो ये इतने सारी चीज़ें जिसमें होती हैं वो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है आपका बुद्धि। आगे देखिए 7वां प्रश्न, व्यक्तिक और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर होता है? व्यक्तिक और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में बहुत अंतर होता है। चूँकि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की अगर बात की जाए या व्यक्तिक व्यक्तिक परीक्षण की बात की है, बुद्धि परीक्षण की, तो इस परीक्षण में अधिक समय लगता है। जबकि आप देखेंगे जो सामूहिक परीक्षण होता है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, इसमें 45 से 50 मिनट का समय ही लगता है। तो ये एक प्रकार से टाइम टेकिंग जो है, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति टाइम टेकिंग है, यानी ज़्यादा समय लगता है। और ये टाइम ज़्यादा नहीं लेती सामूहिक बुद्धि परीक्षण, तो पहला अंतर। दूसरा अंतर ये है कि जो व्यक्तिक बुद्धि पद्धति, मतलब कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति होती है बुद्धि की, या व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण है, इस परीक्षा को केवल प्रशिक्षित व्यक्ति ही ले सकता है, यानी कि जो टैलेंटेड या जो पहले से ट्रेनिंग पाया हुआ व्यक्ति होगा वही ये जो है परीक्षण ले सकता है। जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण की बात की तो समान योग्यता वाला व्यक्ति भी इसको ले सकता है। तीसरी बात, जो व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण होता है, यह छोटे बालकों के लिए अधिक उपयुक्त होता है।
जबकि जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है या बड़े बालकों और जो वयस्क लोग होते हैं उनके लिए उपयुक्त होता है। इसके अलावा चौथा अंतर ये है कि जो व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण है, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण की अगर बात की जाए तो इस परीक्षा में खास करके प्रश्न कठिन होते हैं व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण में, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में प्रश्न सरल होते हैं। इसके अलावा पाँचवाँ अंतर ये है कि व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण में या जो व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण के जो प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को बनाने में कठिनाई होती है। जबकि आप देखेंगे जो सामूहिक परीक्षण वाले प्रश्न होते हैं, उनको बनाने में सरलता होती है और सरलता से बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा छठवाँ अंतर है कि जो व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण है, इस परीक्षा में धन अधिक खर्च होता है और इसमें सामूहिक वाले में सामूहिक बुद्धि परीक्षण में कम धन खर्च होता है, ठीक है? सातवाँ अंतर ये है कि जो व्यक्तिक परीक्षण है बुद्धि का, उस इस परीक्षा में बालक प्रायः घबरा जाते हैं, एकदम से डर जाते हैं, चूँकि अकेले होते हैं। सामूहिक परीक्षा में प्रसन्नतापूर्वक सहयोग देते हैं एक-दूसरे का और परीक्षा होती है। इसके अलावा 8वाँ जो परीक्षण है जो है सामूहिक और मतलब अंतर है व्यक्तिक परीक्षण और सामूहिक परीक्षण का, वो अंतर है देखिए, व्यक्तिक परीक्षण जो होता है इसमें बालक और परीक्षक का निकट संबंध या संपर्क स्थापित हो जाता है एकदम आमने-सामने। और सामूहिक परीक्षा में क्या होता है, इस बात का अभाव होता है कि कौन परीक्षा ले रहा है, कौन दे रहा है, इसका ज़्यादा उतना ज़्यादा फैक्टर नहीं होता। इसके अलावा जो व्यक्तिक परीक्षण है, इस परीक्षा में निष्कर्ष के आधार पर या निष्कर्ष में प्रामाणिकता और विश्वसनीयता अधिक पाई जाती है, जो व्यक्तिक परीक्षण होता है इसमें। जबकि जो सामूहिक परीक्षण होता है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, इसमें क्या होता है, निष्कर्ष कम प्रामाणिक और विश्वसनीय होते हैं, ठीक है? इसके अलावा 10वां अंतर ये है सामूहिक और व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण में, जो व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण होता है, इस परीक्षा में सामूहिक बुद्धि का पता नहीं लग सकता। की सामूहिक बुद्धि कितनी है। केवल एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में आप जान पाएँगे, पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, सामान के बारे में, मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जान पाएँगे आप। लेकिन सामूहिक परीक्षा में क्या होता है, सामूहिक शब्द का अनुमान लगाया जा सकता है और सामाजिक मतलब सामूहिक बुद्धि का पता आप लगा सकते हैं। तो ये अंतर हो गया सामूहिक बुद्धि परीक्षण और व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण में। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, तो इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शैक्षिक मापन की कोई 4 परिभाषा दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आप फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शैक्षिक मापन किसे कहते हैं? बताएँ। तो मापन शब्द का मतलब क्या होता है? नाप-तौल से। सामान्यतः तो नाप-तौल से ही मापन का मतलब हम लोग जान पाते हैं। और सभी लोग यही जानते हैं, जो व्यक्ति को दैनिक जीवन में किसी वस्तु के लिए मात्रा और संख्या का बोध कराता है, वही मापन होता है, सिंपल सी परिभाषा है। लेकिन जो शिक्षा शास्त्री हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने-अपने हिसाब से इसकी परिभाषा दी है। गिलफोर्ड की अगर बात की, गिलफोर्ड जो है शैक्षिक मापन की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि मापन का अर्थ होता है प्रदत्तों यानी कि डाटा का अंकों के रूप में विवरण देना। यानी जो डाटा प्राप्त है या प्रदत्त है, उनका अंकों के रूप में विवरण देना, जिसका अर्थ होता है गणितीय चिंतन और अंकों के कार्य करने पर प्राप्त होने वाले भागों का अधिकतम लाभ उठाना। दूसरे विद्वान हैं कैंपबेल। कैंपबेल कहते हैं परिभाषा देते हैं कि गुणों और विशेषताओं को इंगित करने के उद्देश्य से संख्याओं को आरोपित करना ही मापन कहलाता है। तो दूसरी परिभाषा किसने दी? कैंपल ने दी। कहा क्या कहा कि गुणों और विशेषताओं को इंगित करने के उद्देश्य से संख्याओं को आरोपित करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। तीसरे विद्वान आते हैं, तीसरी परिभाषा देते हैं स्टीफेंस। स्टीवेंस स्टीवेंस महोदय कहते हैं कि मापन किन्हीं निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया होती क्या होती है? मापन किसी निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की क्या होती है? एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस होती है। और चौथी परिभाषा ये है कि ब्रैडफील्ड कहते हैं, ब्रैडफील्ड और मार्ड्राक दोनों ने मिलकर के परिभाषा दी। कहा कि मापन की प्रक्रिया में किसी घटना या किसी तथ्य के विभिन्न परिणामों के लिए प्रतीक निश्चित कर दिए जाते हैं कि भाई ये चीज़ इतने के लिए ही है। जैसे 1 लीटर दूध के लिए 1 लीटर का पैमाना माप दिया गया है। 1 किलो बाट के लिए 1 किलो। 1 किलोमीटर दूरी है तो 1 किलोमीटर दूरी का पैमाना फिक्स है। तो एक प्रतीक निश्चित किए जाते हैं जिससे कि उस घटना या तथ्य के बारे में यथार्थ निश्चय किया जा सके। तो इस तरीके से ये मापन की परिभाषा हो गई। मापन में आयामों को प्रतीक प्रदान किए जाते हैं, ठीक है? और इसके अलावा मापन से आशय उस तकनीकों से है जो छात्र की किसी योग्यता विशेष की जांच करने में काम में लाई जाती है। मापन को मूल्यांकन से का अभिन्न अंग मान सकते हैं क्योंकि मापन से जो परिणाम आते हैं मूल्यांकन उसकी व्याख्या करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मापन के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये मापन होता है आपका।
मापन के बारे में आप लोग शायद जान पाए होंगे कि मापन होता क्या है बेसिकली। तो ये होता है आपका मापन, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो है देखिए खंड सा की अगर बात करें तो खंड सा में यहाँ पर आपको 2 प्रश्न, केवल 2 प्रश्न करने होते हैं, ठीक है, केवल 2 प्रश्न, ठीक है। और इसको आपको 400 शब्दों में लिखना होता है, जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, खंड सा में। पहला प्रश्न है, अभिरुचि का क्या अर्थ है? फटाफट से आप बताएंगे। अभिरुचि का क्या अर्थ है? अभिरुचि मापन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, अभिरुचि क्या होती है, बताइएगा। अभिरुचि किसे कहते हैं? तो आप दिन प्रतिदिन जीवन में कई व्यक्तियों जैसे कि अभिभावकों, प्रशासकों, अध्यापकों, अधिकारियों, समीक्षकों, इनको आपने कहते सुना होगा कि अमुक छात्र की यांत्रिक कार्यों में विशेष रुचि है, ठीक है? या फलाने छात्र को बड़ा होकर के अच्छे संगीतकार बनना चाहिए, या बनने की संभावना ज़्यादा है, या इसको टीचर बनना चाहिए, इसको डॉक्टर बनना चाहिए। आपके घर में ही बहुत सारे पापा कहते हैं कि ये हमारा जो तीसरा लड़का है, इसको डॉक्टर बनना चाहिए। हमारा जो चौथा लड़का है, इसको जो है मास्टर बनना चाहिए। हमारा जो पहला लड़का है, इसको इंजीनियर बनना चाहिए। तो ये कैसे डिनोट होता है? ये आपके अभिरुचि पर डिपेंड होता है कि आपकी रुचि, आपका रुझान किस तरफ है। उसी रुझान को एक प्रकार से चेक करके, उसी रुझान को माप करके और व्यक्ति बताते हैं कि भई इसको ऐसे होना चाहिए, ठीक है? अभिरुचि का मतलब होता है किसी क्षेत्र में व्यक्ति की कार्यकुशलता की विशिष्ट योग्यता। किसी क्षेत्र में बच्चा कितना ज़्यादा एबल है, कितना ज़्यादा योग्य है, किसी विशेष क्षेत्र में वो कितना ज़्यादा काम कर रहा है, कितना अच्छा तरीके से उस क्षेत्र के बारे में जान पा रहा है, समझ पा रहा है, वो होती है उसकी अभिरुचि, ठीक है? तो अभिरुचि का ये अर्थ हो गया। परिभाषा एक आठू लिखनी पड़ेगी आपको। तो बर्किंघम महोदय परिभाषा देते हैं, कहते हैं कि किसी विशिष्ट परीक्षण के उपरांत दिए गए क्षेत्र में कुछ ज्ञान या कौशल या प्रतिक्रियाओं के समुच्चय को अर्जित करने की किसी व्यक्ति की योग्यता को व्यक्त करने वाली जो दशाएं होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, उन्हीं सिचुएशंस का समुच्चय या उन्हीं सिचुएशंस का योग अभिरुचि कहलाता है, ठीक है। कुल मिलाकर के बुद्धि मुख्य रूप से 3 क्षमताओं का वर्णन करती है। पहली तो किसी व्यक्ति की समस्त अभिरुचियां समान नहीं होती हैं। व्यक्ति की विभिन्न अभिक्षमताओं का होना स्वाभाविक भी है। व्यक्ति में किसी कार्य की अभिरुचि अधिक होती है और किसी कार्य को करने की अभिरुचि कम होती है। आपको हो सकता है कि कोई चीज़ काम करने में अच्छा लगता हो, कोई चीज़ काम करने में अच्छा ना लगता हो। दूसरी बात, अभिरुचि या जो एक प्रकार से आपका एप्टीट्यूड है या अभिरुचि है, उसकी प्रकृति व्यक्तिक होती है। इसमें किसी भी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आपकी रुचि किस में है, तो वही होता है, ठीक है। ये व्यक्ति का पर्टिकुलर होता है, पर्सनल होता है, इसमें दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोई मास्टर या आपके माता पिता आपको जो है मार पीट करके आपकी रुचि को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तीसरी बात ये कि किसी व्यक्ति की अभिरुचियाँ स्थिर हो रहती हैं, किंतु फिर इसमें परिवर्तन आ जाता है, परंतु ये परिवर्तन क्रमिक और अल्प मात्र के लिए होते हैं। बाकी एक व्यक्ति की जो रुचि होती है, वो शुरू से दिखने लगती है कि बच्चा किस ओर जा रहा है। तो ये रुचि होती है, अभिरुचि होती है। अभिरुचि का मापन जो होता है, इसके लिए कई विधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपको बता दूँ कि सामान्य अभिरुचि परीक्षण होता है, भेदक अभिरुचि परीक्षण होता है, विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण होता है। खास करके आप देखते हैं जैसे आप देखते हैं तमाम प्रकार के संगीत को लेकर के परीक्षण करते हैं। तो कुल मिलाकर के किसी क्षेत्र विशेष में व्यक्ति की कार्यकुशलता की विशिष्ट योग्यता या क्षमता या अभिक्षमता को ही हम बोलते हैं अभिरुचि उसकी। कहने का अभिप्राय ये है कि अभिक्षमता के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में व्यक्ति की सफलता या असफलता का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, और वही पूर्वानुमान जो लगाया जाता है वो अभिरुचि के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। तो ये अभिरुचि होती है किसी व्यक्ति की। समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न है, वैधता से क्या आशय है? वैधता गुणांक ज्ञात करने की प्रमुख विधियों का संक्षिप्त विधि, मतलब कि क्या करने है आपको? गुणांक ज्ञात करने की प्रमुख विधियों की संक्षिप्त विवेचना करें। बहुत ही महत्वपूर्ण, वैधता किसे कहते हैं? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है वैधता के बारे में। वैधता क्या है, बताइएगा। वैधता से क्या आशय? वैधता की अगर बात की जाए तो वैधता किसी मापन यंत्र का वह गुण होता है कि वह उसी चीज का मापन करता है जिसको मापन का उद्देश्य या जो मापन का उद्देश्य होता है, ठीक है। यानी परीक्षणों की विश्वसनीयता और उसकी वैधता उसका मूल गुण है। बिना इसके परीक्षण का कोई मतलब नहीं रहता है। एक अच्छे परीक्षण के लिए वैधता का होना बहुत आवश्यक है। किसी भी परीक्षण की वैधता से आशय उसकी सत्यता, उसकी शुद्धता और उसकी प्रभावकता से है कि वो चीज़ कितना शुद्ध है, कितना सरल है, कितना सत्य है और कितना प्रभावकारी है, तो वो वैधता होती है। क्रानबैक कहते हैं कि किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा होती है जिस
तक वह माप करता है तथा जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। फ्रीमैन कहते हैं कि वैधता सूचकांक उस मात्रा को व्यक्त करता है जिस मात्रा तक वह परीक्षण उद्देश्य की पूर्ति करता है, जिस उद्देश्य के लिए इसका निर्माण किया गया है। इसकी तुलना स्वीकृत कसौटियों के आधार पर की जाती है। रेबर कहते हैं किसी मापन यंत्र विधि का परीक्षण वैधता का वह गुण है जिसमें वही परीक्षण उसी चीज को मापता है जिसको मापना इसका उद्देश्य है। तो इस तरीके से कोई परीक्षण उस चीज का भली भांति मापन करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है और यह परीक्षण स्वीकृत कसौटियों के आधार पर परखा गया है, तो परीक्षण को वैध माना जाएगा। इसी को वैधता कहा जाता है। ठीक है, वैधता को मापने की कई सारी विधियां हैं, जैसे कि सहसंबंध विधियां हैं, कुछ सरल सहसंबंध विधियां हैं। इसके अलावा जो है द्विपंक्तिक सहसंबंध है, बिंदु द्विपंक्तिक सहसंबंध विधि है, चतुष्कोष्ठिक सहसंबंध विधि है, बहु सहसंबंध विधि है। ठीक है, कारक विश्लेषण विधि, प्रत्याशा कारिका, तमाम प्रकार के ऐसे विधि हैं जिसके माध्यम से हम वैधता को माप सकते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, एक उत्तम परीक्षण से आप क्या समझते हैं? तो एक उत्तम परीक्षण वाला जो वीडियो है, मतलब कि जो है उसको मैंने बताया था कि उत्तम परीक्षण कैसे होता है। वो एक उत्तम परीक्षण से आप क्या समझते हैं? उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियों या विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तम परीक्षण जानते हैं, एक उत्तम परीक्षण आवश्यक रूप से प्रयोजनपूर्ण और मानकीकृत यंत्र है जो मानव व्यवहार का वस्तुनिष्ठता और व्यापकता के साथ निरीक्षण करता है। समय, धन और व्यक्ति के दृष्टिकोण से सदैव मितव्ययी और प्रशासन, फलांकन एवं विवेचन के दृष्टिकोण से सुगम होता है। इसके प्रत्येक पद की भेद बोधक शक्ति भी अधिक होती है। ठीक है, और इसके विभिन्न मानक होते हैं, जैसे आयु मानक, लिंग मानक, शैक्षिक मानक, सांस्कृतिक मानक। इन सभी मानकों के द्वारा जो है किया जाता है। तो इसके अतिरिक्त यह अत्यधिक विश्वसनीय और वैध होता है एक उत्तम परीक्षण। तो एक उत्तम परीक्षण की अगर बात की जाए तो उसकी कई विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे कि उत्तम परीक्षण संप्रयोजन होना चाहिए, मानकीकृत होना चाहिए, व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का प्रतिनिधि होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, प्रशासन, फलांकन और विवेचना की दृष्टि से सुगम होना चाहिए, धन, समय और व्यक्ति के संबंध में मितव्ययी होना चाहिए, भेद बोधक होना चाहिए, समस्त परिस्थितियों में मान्य होना चाहिए, मानक निर्धारित होने चाहिए, इसके विश्वसनीय होना चाहिए, वैध होना चाहिए। तो ये एक उत्तम परीक्षण के जो है ये विशेषताएं होती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक उत्तम परीक्षण की जो व्यावहारिक कसौटियाँ होती हैं, उसकी अगर बात की तो व्यावहारिक कसौटियों में उद्देश्यता, व्यापकता, मितव्ययिता, सुगमता, सर्वमान्यता और प्रतिनिधित्वता, ये सब इसकी व्यापक कसौटियाँ हैं। तकनीकी कसौटियों की बात करें तो उसमें मानकीकृत, वस्तुनिष्ठ, मतलब कि भेद बोधक, विश्वसनीय, वैध और मानक, ये सब तकनीकी कसौटियाँ होती हैं एक उत्तम परीक्षण की। तो ये उत्तम परीक्षण की कसौटियों के बारे में मैंने आपको बताया। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है। चौथा प्रश्न, इसमें 2 प्रश्न ही करने हैं केवल, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखेंगे, शिक्षा में मापन और मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? शिक्षा के क्षेत्र में इनकी भूमिका को स्पष्ट करें। शिक्षा में मापन और मूल्यांकन से क्या मतलब होता है भाई? मापन क्या है और मूल्यांकन क्या है, ये आप सभी लोग जानते भी होंगे। मापन और मूल्यांकन क्या होता है शिक्षा में? इसके भूमिका बताएँ। तो मापन और मूल्यांकन तो मैं पहले से आपको समझा चुका हूँ कि मापन क्या है और मूल्यांकन क्या है। ठीक है? शिक्षा में क्या है? शिक्षा में मापन का क्या अभिप्राय है और शैक्षिक मापन के विभिन्न स्तरों, यही तो पूछा गया है। क्या पूछा गया आपसे? शिक्षा में मापन और मूल्यांकन से जो है क्या अभिप्राय है? और शिक्षा के क्षेत्र में इनकी क्या भूमिकाएँ हैं, ये बताएँ। तो इनकी बड़ी भूमिकाएँ हैं शिक्षा के क्षेत्र में। सॉरी। शिक्षा के क्षेत्र में इनकी बड़ी भूमिकाएँ होती हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि मापन और मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित लक्ष्यों तथा उनकी प्राप्ति के लिए निर्धारित अधिगम अनुभवों को बराबर प्रभावित करती हैं। और बच्चे में क्या परिवर्तन हुआ, बच्चे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें पता लगाता है। मूल्यांकन और मापन के द्वारा छात्रों की योग्यताओं का मापन करके यह पता लगाया जा सकता है कि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है अभी तक कि नहीं हुई है, या कितनी मात्रा में हो चुकी है और कितनी अभी बाकी है, इसका पता लगाया जाता है मापन और मूल्यांकन से। इसके अलावा मूल्यांकन से यह जानकारी मिलती है कि कौन-सा उद्देश्य विशेष प्राप्त नहीं हो सका है। मतलब उस विशेष उद्देश्य की प्राप्ति जिसको हम चाह रहे थे वो नहीं हो पाया, तो उसको जाँचने परखने के लिए मापन और मूल्यांकन का उद्देश्य, मतलब कि उसको किया जाता है। इसके अलावा उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता की मात्रा के आधार पर छात्रों का श्रेणीकरण या वर्ग विभाजन करना भी मापन और मूल्यांकन पर ही डिपेंड है। मापन मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक की शिक्षण विधि की उपयुक्तता के बारे में सूचनाएं मिल सकती है कि जो टीचर जिस विधि का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ा रहा है वो पद्धति सही है कि नहीं सही है। इसके अलावा पाठ्यक्रम में इन सभी सूचनाओं के द्वारा वांछित सुधार और परिवर्तन लाया जा सकता है मापन और मूल्यांकन के द्वारा। मापन और मूल्यांकन की बड़ी भूमिका है बच्चों की शिक्षा में और होनी भी चाहिए, क्योंकि मापन और मूल्यांकन की अगर बात करें
तो ये अलग-अलग क्षेत्रों में भूमिका निभाता है। आप देखते हैं कि मापन और मूल्यांकन जो होते हैं, वो बालक के विषय में आवश्यक सूचनाएँ की बात करें, मतलब मापन और मूल्यांकन के द्वारा बालक की विभिन्न शारीरिक, मानसिक योग्यताओं, अभिरुचियों, रुचियों, निष्पत्तियों, इन सभी के विषय में विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी हम प्राप्त कर पाते हैं। शिक्षण विधि में बालकों के सुधार ला पाते हैं, पाठ्यचर्या में सुधार ला पाते हैं। तो ये मापन और मूल्यांकन की ही विशेषताएँ हैं। तो ये 4 प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। तो ये चारों प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। इसके अलावा और भी मॉडल पेपर मैंने दिए हैं, 2 मॉडल पेपर आप उनको भी देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये मॉडल पेपर आपके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, मैंने सभी प्रश्नों पर चर्चा कर दी है, तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएँगे, ऐसे ही पेपर आएगा, तो आप उन पेपर को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन का ये पहला पेपर जो था, पंचम सेमेस्टर का बीए के, ठीक है? बीए तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर पेपर नंबर 1 शैक्षिक मूल्यांकन यानी कि एजुकेशनल असेसमेंट से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से हमने समझा, जाना और परखा। जिसमें हमने 5 अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को आपको बताया और इसके अलावा 8 लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को समझा और 4 दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को मैंने समझा, शॉर्ट वे में, ठीक है? तो इस तरीके से 8 5 13 और 13 और 4 कितना होता है? 17। 17 ये प्रश्न जो मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से 2 प्रश्न आपको दीर्घोत्तरीय से करने हैं और 5 प्रश्न आपको लघुत्तरीय से करने हैं और 5 प्रश्न आपको अति लघुत्तरीय से करने, 5 5 10 2 12 प्रश्न करने, कितने घंटों में? 2 घंटों में। तो इस तरीके से ये आपका जो पैटर्न है, ये कहाँ का पैटर्न है? ये आपका पैटर्न किस यूनिवर्सिटी का है? ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का है। इसके अलावा सीसीएसयू और विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखेंगे। सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस यही है। पेपर 1 में आपको शैक्षिक मूल्यांकन यानी एजुकेशनल असेसमेंट ही पढ़ना होता है। पेपर 2 शैक्षिक सांख्यिकी का है, उसके बारे में मॉडल पेपर महासंग्राम वीडियो पहले से अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, तो आप देख लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट की वीडियोज़ प्लेलिस्ट में हैं, तो आप उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे, ओके? गुड नाइट, आई लव यू, बहुत-बहुत धन्यवाद।